अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आई गई। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से नाम नेहाद अमरीकी साजिश का जो ड्रामा रचाया गया और उसका उन्हीं के करीबी साथी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइफर ड्रामा के मरकजी किरदार उसने भांडा आज फोड़ दिया। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के एतराफ ने उन्होंने ये एतराफ किया कि साइफर को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और ये एक प्री प्लान ड्रामा था। साइफर के मामले पर तमाम काबीना अरकान को मुलविस किया गया, तमाम लोगों को बताया गया कि साइफर को कैसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हकायक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। आजम खान ने बयान में यह भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने मुझसे साइफर 9 मार्च को ले लिया था और बाद में मुझे बताया गया, उन्होंने खुद बताया कि वो गुम हो चुका है। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर ड्रामा के जरिए अवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया और साइफर को जानबूझकर मुल्की सलामती इदारों और अमेरिका की मिली भगत का गलत रंग दिया गया। मना करने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई ने सीक्रेट मरासला जो था वो जाती मफाद के लिए लहराया। ये आज जो इंकशाफात हैं ये मंसूब किए गए उस वक्त के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, ब्यूरोक्रेट हैं आजम खान साहब। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि आजम खान के मना करने के बावजूद साबिक वजीर आजम ने साइफर जैसी खुफिया दस्तावेज पब्लिक की, जो कि एक जुर्म है। साइफर जो है वो गुम नहीं हुआ साहब के बकौल, और वो चेयरमैन पीटीआई के पास है। उन्हें गिरफ्तार करके साइफर बरामद करना जरूरी है। यानी चेयरमैन पीटीआई को इस स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है कि इस मामले में गिरफ्तार भी किया जा सकता है। साबिक वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के इस एतराफी बयान ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक भूचाल खड़ा कर दिया है। लेकिन अहम सवाल यह है कि आजम खान गुज़श्ता कई हफ्तों से लापता है, वो कहाँ हैं, उन्होंने ये बयान किसको दिया? ये सवालात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के सामने भी रखे गए। ये उन्होंने अपने बयान में जो है वो इस चीज़ की पूरी वजाहत की है कि वो कहाँ पे थे, वो कहाँ पे रहे हैं और इतने दिन उन्होंने जो है वो पब्लिकली जो है वो अपने आप को एक्सपोज क्यों नहीं किया। उन्होंने उसकी पूरी वजाहत की। उन्होंने कहा है कि मैं अपने एक दोस्त के घर पे था और इस सूरत हाल में मैं अपने आप को जो है वो एक्सपोज नहीं करना चाहता था और मैंने इस सारी सूरत हाल को जो है वो सोचने और समझने के बाद ये फैसला किया है कि ये जो साजिश मुल्क के ख़िलाफ़ हुई इसका मैं हिस्सा तो नहीं था, लेकिन उस अमल में मेरी जो एक सरकारी हैसियत थी उसकी वजह से मैं उस अमल में शामिल था जो कि मुझे शामिल नहीं होना चाहिए था और मुझे उसी वक्त जो है अपनी उस जिम्मेदारी से जो है वो अलहदा हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। आपको याद दिलाते चलें कि मैंने इंडिपेंडेंट उर्दू में 1 साल पहले 5 अप्रैल 2022 को अपने आर्टिकल में जो बात लिखी थी एक दफ़ा फिर आपके सामने रखूंगा और वो ये बात ये थी, मैं कोट ऑन कोट कहता हूं कि पीटीआई को ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि आईने पाकिस्तान और अमेरिका के साथ मुल्की ताल्लुकात की कीमत पर बनाया गया ये नाम नेहाद अमरीकी साजिश का बयानिया शायद कुछ आर्जी कामयाबियां तो समेट ले, लेकिन यह हिकमत अमली बहुत से मामलात में ऑलरेडी बैकफायर कर चुकी है। इस वक्त नविश्ते दीवार यह है जो कि खान साहब को पढ़ लेनी चाहिए कि मुबैना अमरीकी साजिश का भांडा आइंदा आने वाले चंद दिनों और हफ्तों में बीच चौराहे फूटने वाला है। ये 1 साल पहले की तहरीर है। आपको ये बात याद दिलाते चलें कि चेयरमैन पीटीआई ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मरासले या साइफर को बुनियाद बनाकर अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का एक बयानिया बनाया था, जलसे जुलूस किए थे, जिसमें चेयरमैन पीटीआई ने दावा किया था कि उनकी हुकूमत के खात्मे में अमेरिका का हाथ है। लेकिन कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साइफर को लेकर पीटीआई हुकूमत के मौक़िफ़ की तरदीद भी की जा चुकी थी। इसके अलावा साइफर से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई और उनके साबिक सेक्रेटरी आजम खान की फिर एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आई जिसमें साबिक वजीर आजम को यह कहते सुना गया कि अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस सिर्फ ये खेलना है कि इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, जिस पर आजम खान ने जवाब दिया कि मैं ये सोच रहा था कि साइफर के ऊपर एक और मीटिंग कर लेते हैं। इस ऑडियो के मंजर आम पर आने के बाद पीटीआई रहनुमा हमारे ही प्रोग्राम्स में ये कहते रहे कि साइफर एक हकीकत है और बार बार उसकी तावील करते रहे।
जब उन्होंने बोला कि फॉरेन मिनिस्टर को और फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाएं और इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म बैठे और SPM वहाँ बैठे, क्योंकि जब उस मिनट की उन 4 बंदों की मीटिंग की मिनट्स होंगी, वो SPM लिख रहा होगा। जब SPM लिख रहा होगा वो आ जाएगी ब्यूरोक्रेटिक आर्काइव्स के अंदर, मिनट टेकिंग के अंदर। तो जो साइफर जो अगर लेट्स से प्राइवेट है और उसको आप निकाल नहीं सकते और बहुत ही टॉप सीक्रेट है, तो उसके जो पॉइंट्स हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है वो आ जाएंगे SPM और ब्यूरोक्रेटिक नोटपैड्स पे कि ये इस मीटिंग का जिस्ट था, ये 4 बंदों की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में साइफर डिस्कस हुआ, साइफर में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। सिर्फ बात यहां तक गई है। तो ये बिल्कुल ही वही मौक़िफ़ है और आज मैंने मीटिंग में भी कहा कि इससे बेहतर तो कोई वीडियो लीक हो ही नहीं सकती थी दिखाने के लिए। नाज़रीन, एक और अहम बात इससे पहले कि हम अपने मेहमान वफाकी वजीर और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ साहब के पास जाएं। आज़म खान रवां साल 15 जून की शाम से इस्लामाबाद से वो लापता थे। इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी गुमशुदगी का मुकदमा उनके भतीजे मोहम्मद सईद खान की शिकायत पर दर्ज किया था। आज़म खान घर से एक मुलाकात के लिए निकले और उसके बाद उनका किसी से रब्ता नहीं था। उनकी दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज़, लेकिन आज़म खान की दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज़ जो FIR दर्ज की गई थी वो खारिज कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने पुलिस को ये बताया कि वो अपनी मर्जी से अपने दोस्त के पास थे, अपनी मर्जी से रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड कराया। आज़म खान का बयान मैजिस्ट्रेट AC इंडस्ट्रियल एरिया जावेद भट्टी इस्लामाबाद ने रिकॉर्ड कराया। जावेद लतीफ़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये मामला ऐसे है कि जिस पर हम तो साल 1.5 साल से जब से ये आया तो उसी वक्त से कह रहे हैं कि ये जो मुबैना एक साजिश है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन आज आज़म खान की ये स्टेटमेंट जो है उसने बिल्कुल एक स्टैंप लगा दिया। उसने ये साबित कर दिया कि जो हम जैसे सहाफ़ी कह रहे थे वही बात दुरुस्त निकली। लेकिन सर, असल सवाल जो पूछा जा रहा है मियां जावेद लतीफ़ साहब, वो ये है कि इस वक्त आज़म खान साहब कहाँ हैं और वो क्यों आके सामने होना तो ये चाहिए ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा वो करें, क्योंकि PTI इस वक्त ये भी कह रही है, चेयरमैन PTI ने भी आज स्टेटमेंट दी है कि जी वो खुद आके ये बात कहें तो मैं मानूंगा। देखिए आदिल, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आज़म खान साहब कहाँ थे, अब घर कैसे आए। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उनके भतीजे या भांजे ने वो दरख्वास्त वापस ले ली कि वो अपने दोस्त के पास थे, वो मुकदमा खारिज हो गया। ये तो जवाब वो दे सकते हैं क्योंकि वो घर पे मौजूद हैं। अब जहाँ तक तल्लक है, आपने अपने इंट्रो में जो बात कही कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, बिल्ली आज नहीं थैले से बाहर आई। जिस तरह आपने ख़ुद अपना बयान कोट किया, आपने अपनी गुफ्तगू कोट की, आज के साल 1.25 साल पहले आपने ये बात कही थी कि ये एक ड्रामा है, ये एक झूठ का पलंदा है जो वक्त आने पे झूठ साबित हो जाएगा। झूठ साबित तो उसी दिन हो गया था, मगर बदकिस्मती ये है कि जब इसको सहूलतकारी मौजूद रही और ये पाकिस्तान के अदारों से, पाकिस्तान की सलामती से खेलता रहा और इसको तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहा, और तहफ़्फ़ुज़ आज भी कहीं से इसको मौजूद है। जो आप 25 जुलाई की बात कर रहे हैं कि उसको FIA में बुलाया गया है, मैं ये समझता हूँ कि जो सहूलतकारी या जो तहफ़्फ़ुज़ उसको हासिल है, शायद वो 25 को भी ना FIA हाज़िर हों। उसकी वजह यह है कि साल 1.25 साल की बात नहीं है, 11 साल से फॉरेन फंडिंग केस जो है अगर पेंडिंग है तो उसकी वजह यह है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला वक्त से पहले आ जाता तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें, बहुत सी साजिशें बेनकाब हो जाती और शायद 9-10 मई का वाक़या पेश ना आता, या जो जहन साजी बच्चों की गई, नौजवानों की गई, उसमें उसको सहूलत हासिल ना होती या उस तरह जहन साजी वो ना कर सकता। इसी तरह आप देखें कि कभी पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने इसराइल, अमेरिका, इंडिया या मज़हब के हवाले से कोई ऐसा बयानिया बनाया है तो पाकिस्तानी कौम जज्बात में पहले आती है और सबूत बाद में मांगती है। जो उसने फ़ायदा उठाया अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करके, और आज आप देखें कि जब इसराइल ने उसके हक़ में बात की तो आज
पोजीशन क्या है पाकिस्तान के अंदर इसके फॉलोअर्स की भी, और वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं कि वो किसको मुंह दिखाएं कि इमरान खान के लिए इसराइल बात कर रहा है। अब अगर ये सारी चीज़ें जो मैं बयान कर रहा हूँ अगर वक्त पे हो जाती तो मैं समझता हूँ कि उसको लोगों के, नौजवानों के जज्बात से खेलने का मौका ना मिल सकता, ना मिलता, और ना दुनिया में हमारी जगह सही होती। लेकिन मियां साहब इसमें ये जो आप पॉइंट्स उठा रहे हैं, साल 1.5 साल से तो आपकी गवर्नमेंट है, तो आप कर लेते, तफ्तीश कर लेते, केसेस बना देते और पेश करते और उनको अरेस्ट कर लेते। अरेस्ट भी किया, फिर आपको अदालतों ने उसको मतलब जमानत पे छोड़ दिया। लेकिन गवर्नमेंट तो आपकी है ना, ये तो आप बेबसी का इजहार कर रहे हैं। नहीं, बेबसी तो इसमें कोई शक नहीं है, मगर मैं ये ज़रूर आपको बताऊंगा कि आप को जब हम ये बात करते थे कि सहूलतकारी मौजूद है, और ये बात मैं तो कम से कम 1.5 साल से करता आ रहा हूँ, और क्या फिर 9-10 मई को वो चीज़ें सामने ना आई कि सहूलतकारी थी? क्या फिर जब खुद एहतसाबी एक अदारे ने की तो बहुत से सहूलतकार बेनकाब ना हुए? वो अलग बात है कि एक्स होने वाले सहूलतकार जो हैं उन पे आज भी हाथ नहीं डाला जा सका। वो अलग बात है कि दूसरे अदारों में खुद एहतसाबी नहीं हुई। वो अलग बात है कि दूसरे अदारों से आज भी सहूलतकारी मौजूद है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि आपकी हुकूमत है, आपने हाथ नहीं डाला, भाई मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत हो, वो भले अगर आप कोट करते हैं पिछले 3-3.5 साल की हुकूमत को कि वो तो पकड़ते थे और इबरत का निशान बना देते थे, वो बात दुरुस्त है, सब एक पेज पे थे, मगर हुकूमतें वक्त कोई भी हो उसका काम ये होता ही नहीं है कि किसी को वो गिरफ्तार करवाए या किसी को रिहा करवाए। हुकूमतों का काम नहीं होता, अदारों का काम होता है। अदारों का काम है कि अगर किसी को वो गुनाहगार समझता है तो उसको गिरफ्तार करे, अगर बेगुनाह समझता है तो उसको रिहा करे। बदकिस्मती से जो पिछले एक नज़ीर सेट हुई है, आप उसी को कोट करके समझते हैं कि हम भी गलत काम करें जो पीछे होता है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वजीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का फैसला हो चुका है और एक किसी सियासी शख्सियत को बनाया जा रहा है, या आखिर में टेक्नोक्रेट ही बनेगा, इकोनॉमिस्ट ही कोई बनेगा निगरान प्राइम मिनिस्टर? देखें, अगर मेरी राय पूछें या मेरी जमात मेरी राय पूछेगी तो मैं तो यकीनन ये कहूँगा कि सियासतदान ही होना चाहिए। अगर मेरी ज़ाती राय कोई पूछता है तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोक्रेट की गुंजाइश नहीं है निगरान सेटअप में। उसको तजर्बा नहीं होता कि वो एक फेयर फ्री इलेक्शन करवा सके। तो एक सिस्टम में रहा हुआ जो बंदा होता है वो यकीनन वो इंतजामात के हवाले से हो, वो यकीनन एक पॉलिटिशियन हो सकता है और उसी को होना चाहिए। अच्छा मियां साहब, एक तो तजुर्बे की बात है, लेकिन क्या ये खदशा तो कहीं आप लोगों को नहीं है कि टेक्नोक्रेट का सेटअप लाके और नवंबर से डिले कर दिया जाएगा, 3 से 6 महीने हो जाएंगे, 9 महीने, और आप इंतखाबात की रात तकते ना रह जाएं? ये खदशा है? देखें आदल, 9-10 मई का जो वाक़या हुआ है उसके बाद गुंजाइश नहीं है कि आप इलेक्शन को आगे लेके जाएं, क्योंकि बहुत सी तफरीक हो चुकी है कौम के अंदर। कौम को यूनाइट करना ज़रूरी है, कौम का एतमाद बहाल करना ज़रूरी है। पाकिस्तान के हालात देखते हुए सरमायाकार को पाकिस्तान के अंदर कशिश उस वक्त होगी जब एक हुकूमत जो है 5 साल का मैंडेट, फ्रेश मैंडेट लेकर आएगी। दुरुस्त है मियां साहब, लेकिन क्या आपको खदशा है कि डिले ना हो जाए, टेक्नोक्रेट सेटअप जो है एक्सटेंड ना हो जाए? खदशा है आपको या नहीं है? जी, मैं ये समझता हूँ कि मैंने तो अपनी राय दी है कि किसी तौर पर भी एक दिन का इलेक्शन आगे नहीं जाना चाहिए, ये मुल्की मफाद में नहीं है। ठीक। अच्छा मियां साहब, मियां नवाज शरीफ की बात की जा रही है कि वो पाकिस्तान आने की तैयारी उन्होंने पकड़ लिया, और अगर नवंबर में इंतखाबात होने हैं तो जुलाई तो ऑलमोस्ट चला गया है, तो यही 2-2.5 महीने हैं। लेकिन वो वापस आएंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो कानूनी मुश्किलात हैं वो हल होंगी। क्या आपको ये खदशा है कि वो वापस आएँ
और वो मिड सितंबर से पहले आएँ तो ऑब्वियसली अदलिया के जो मामलात हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं और सितंबर 15-16 सितंबर के बाद मुख्तलिफ होंगे। तो क्या 15 सितंबर से पहले भी मियाँ साहब आ सकते हैं या उसके बाद ही आएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? नहीं देखें, बात तो यार सीधी सी है कि मौजूदा बड़े काजी के होते हुए हमें कैसी तवक्को रखनी चाहिए, इसलिए कि 9-10 मई के मुजरम जो हैं, रियासत के मुजरम हैं ना, अगर उनको सज़ा नहीं मिल रही तो मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा? और फिर सारी दुनिया ये कह रही है कि 2017 के जो किरदार थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इस हाल को जो पहुंचा है उनके ख्वाहिशात की वजह से पहुंचा है। तो मैं ये आदल समझता हूँ कि अगर इंसाफ करना हो तो आप तो चंद घंटों में हो सकता है। उसकी वजह यह है कि तमाम सबूत तो मौजूद हैं कि वो 2017 में फैसला करने और करवाने वालों ने एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया था। कुछ चीफ जस्टिस लंबे टाइम के लिए, कोई चीफ आर्मी स्टाफ लंबे टाइम के लिए और कोई दीगर अदारों में एक लंबे टाइम के लिए सबकी ख्वाहिशात थी जिसकी तकमील होना नवाज शरीफ के बगैर मुमकिन था, नवाज शरीफ के होते हुए मुमकिन नहीं था। नहीं तो मियाँ साहब इसका मतलब ये कि 16 सितंबर से पहले आपको नवाज शरीफ के साथ इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा? क्लियर बात करें ना फिर आप। यार बिल्कुल मैं क्लियर बात कर रहा हूँ। 2017 से आज तक तमाम, अब देखें ना, एक ऑडियो साइफर के हवाले से आपने पहले देखी सुनी थी, अब आज आजम खां के स्टेटमेंट पर आप और मैं एक बात कर रहे हैं, तो अगर उस ऑडियो को एक अज खुद नोटिस के जरिए छानबीन कर ली जाती तो ये नौबत आज ना आती यार। कौम को जो हैजानी कैफियत में एक साल गुजरना पड़ा, जो साजिशों से एक नई साजिश से दो चार होना पड़ा, वो ना होते तो मैं तो हक बजानब हूं ना ये बात कहते हुए कि मुझे यहाँ इंसाफ की तवक्को नहीं है। मियां जावेद लतीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहते हैं एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की तारीख में हाउसिंग सोसाइटियों और लैंड माफिया किसी न किसी नए तरीके से पाकिस्तानी अवाम को लूटने का अमल जारी रखे हुए हैं। इदारे कई दहाइयों से मासूम शहरियों को लूटने से बचाने में हमें नाकाम दिखे हैं। गुज़श्ता दिनों हमारे सामने एक नई नौयत का फ्रॉड देखने में आया जब क्रैक मरीना कराची की मुतासिरीन की जानिब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान को ख़त के ज़रिए एक संगीन फ्रॉड के बारे में आगाह करते हुए नए सिरे से इसकी तहकीकात का मुतालबा किया गया और उन्होंने इस पर अहकामात भी जारी किए। ये फ्रॉड कोई नया नहीं है, उसकी शुरुआत आज से 20 बरस कबल 2003 में हुई। कराची के अवाम को लग्जरी फ्लैट्स बनाकर देने का झांसा देकर अरबों रुपए लूटकर बिल्डर्स जो थे वो रफू चक्कर हो गए। कराची के 300 से ज्यादा खानदानों से 3 अरब रुपए से ज्यादा की रकम लूटकर पाकिस्तान से बाहर लॉन्डर कर दी गई, यानी गैर कानूनी तरीके से भिजवा दी गई। 3 अरब के फ्रॉड की अगर तफसीलात पर नजर दौड़ाई जाए तो हैरान कुन हकायक हमारे सामने आएंगे। 2003 में एक पाकिस्तानी निजात सिंगापुर के शहरी डॉक्टर शहजाद नसीम सिंगापुर की कंपनी मैनहार्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड और DHA के माबैन सी फेसिंग 92,000 स्क्वायर फुट अराजी की लीज के लिए एक मुआहिदा हुआ और इस मुआहिदे के मुताबिक सिंगापुर की कंपनी ने यह रिहायशी मंसूबा मुकम्मल करना था जिसे क्रैक मरीना प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था और पाकिस्तान में कंपनी का इंदराज जो था वो क्रैक मरीना प्राइवेट लिमिटेड के नाम से करवाया गया। इस मुआहिदे के मुताबिक सिंगापुर की कंपनी MSPL DHA की फराम करदा जमीन पर लग्जरी फ्लैट्स बनाने और फिर उसे मार्केट करने की जिम्मेदार थी, जिसके बदले DHA को कवर्ड एरिया में इस बिल्डिंग की उसके हिसाब से 15% हासिल होगा। अब क्रैक मरीना प्रोजेक्ट के ब्रांड के नीचे अपार्टमेंट्स की फरोख्त का सिलसिला जो था वो 20 जून 2007 को शुरू कर दिया गया। एक फ्लैट की कीमत जो थी वो उस वक्त के हिसाब से तकरीबन 3 करोड़ रुपए रखी गई जो कि 2.5 सालों में इंस्टॉलमेंट पर अदा करनी थी। कंपनी ने अपने सार्फिन को लग्जरी अपार्टमेंट्स जो थे वो 31 दिसंबर 2009 तक मुकम्मल करके हैंड ओवर करने का बाकायदा वादा किया, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू ना होने की वजह से यह प्रोजेक्ट जो था उसकी तकमील ना हो सकी। लेकिन इसी अरसे के दौरान सार्फिन से तकरीबन 70% से ज्यादा रकम मजीद वसूल की गई जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बनती थी, यानी जो असल जो उसकी अपार्टमेंट की कीमत थी वो मजीद बढ़ गई। इसी तरह क्रैक मरीना प्रोजेक्ट और DHA ने
मुआहदे में पहली तरमीम 5 मई 2005 को की, जिसके तहत ये प्रोजेक्ट जो था वो अब 2 मराहिल में मुकम्मल होना था, जबकि एक की बजाय 2 टावर बनाए जाने थे। यानी ये दूसरी तरमीम इसलिए की गई क्योंकि बरवक्त प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो पाया। अब मुआहदे की पहली तरमीम के बावजूद तामीराती काम का फिर भी आगाज ना हो सका, जिसके बाद DHA मुआहदे में दूसरी मरतबा तरमीम के लिए तैयार हो गई। मुआहदे में दूसरी तरमीम 4 जून 2009 को की गई, जिसके मुताबिक क्रैक मरीना प्राइवेट लिमिटेड और मैनहार्ट सिंगापुर ने DHA को 1 अरब रुपए की अदायगी करनी थी, और उसके बाद नेट फ्लोर जो एरिया था वो 15% से कम होकर 3.75% रह जाना था, और प्रोजेक्ट को अब 3 हिस्सों में जून 2011, दिसंबर 2011 और जून 2012 को डिलीवर किया जाना था। यानी इस पर थोड़ा सा यहां पर रुककर गौर करें कि एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जो डिलीवरी डेट थी उस तक काम शुरू ना हो सका, उसके बाद मुआहदे को फिर अमेंड किया गया और एक दफा फिर 2012 की तकमील की डेट दे दी गई। अब मुआहदे को 8 साल गुजरने के बावजूद क्रैक मरीना प्रोजेक्ट जो था वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था, जिसके बाद DHA ने सिंध हाई कोर्ट में क्रैक मरीना प्राइवेट लिमिटेड और मैनहार्ट सिंगापुर और मालिकान के खिलाफ केस का इंदराज करवा दिया, जिसमें इल्जाम यह लगा कि पब्लिक फंड्स को खुर्द बुर्द के अलावा पाकिस्तान से यह सारा पैसा जो कि अलॉटीज से लिया गया था वो मनी लॉन्डर कर दिया गया है, गैर कानूनी तौर पर भिजवा दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोजेक्ट पर तामीराती काम शुरू ना हो सका। यानी लोगों के पैसे 10-12 साल हो चुके थे, वो डूबे रहे, और क्रैक मरीना प्राइवेट लिमिटेड ने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात जो थे वो भी हवा में उड़ा दिए। एक लंबे अरसे तक कानूनी कार्रवाइयों के बाद एक दफा फिर DHA और क्रैक मरीना प्राइवेट के माबैन मुआहदे में तीसरी तरमीम कर दी गई, जिसके बाद यह तय पाया कि प्रोजेक्ट को अब फास्ट ट्रैक पर चलाया जाएगा। नए तरमीमी मुआहदे के मुताबिक DHA 15% नेट एरिया जो है उसका हिस्सेदार होगा। तीसरा तरमीमी मुआहदा जो था वो 18 जुलाई 2019 को तय पाया, यानी 2003 को यह प्रोजेक्ट शुरू होता है, 2019 में दोबारा मुआहदा किया जाता है। यानी ये जो 16 साल थे इसमें कोई काम उस पर नहीं हुआ। नए मुआहदे के मुताबिक प्रोजेक्ट की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया, जिसके मुताबिक पहला हिस्सा जून 2022, दूसरा हिस्सा जून 2023 और तीसरा हिस्सा जून 2024 को मुकम्मल करके हैंड ओवर किया जाना था। लेकिन अभी तक हालात जूं के तू हैं। इस प्रोजेक्ट के मुतासिरीन ने हमसे राब्ता किया, उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को खत लिखा, जिसमें DHA और क्रैक मरीना प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान कानूनी चारजोई के दौरान सामने आने वाले हैरान कुन हकायक हम आपके सामने रखते हैं। और ये जो खत जो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, इस प्रोजेक्ट की मालिक जो थी वो एक शेल कंपनी थी, जिसके बाद शेल कंपनी के ज़ेर अमल एक मजीद कंपनी का क़याम अमल में लाया गया, जिसका सबसे अहम मकसद पाकिस्तान से हासिल की गई जो रकूम थी लॉटीज की, उनको पाकिस्तान से बाहर भिजवाना था गैर कानूनी तरीके से। किसी कानूनी चारजोई के नतीजे में DHA या किसी भी सरमाएदार के लिए शेल कंपनी के असल मालिक तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन था। सिंगापुर की कंपनी मैनहार्ट सिंगापुर अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम आर्टिकल के मुताबिक सिर्फ सिंगापुर के अंदर इंजीनियरिंग सर्विसेज फराम कर सकती थी। यहां यह बताना नाज़रीन इसलिए जरूरी है कि डॉक्टर शहजाद नसीम ने DHA को अंधेरे में रखा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज के रिकॉर्ड के मुताबिक क्रैक मरीना प्राइवेट लिमिटेड की मुकम्मल मिल्कियत सिंगापुर की कंपनी क्रैक मरीना सिंगापुर PTA लिमिटेड के पास थी, और सिंगापुर की कंपनी क्रैक मरीना सिंगापुर की मुकम्मल मिल्कियत जो थी वो सॉफ्टरन होल्डिंग लिमिटेड एक शेल कंपनी के पास थी, जो कि खुफिया तौर पर ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में रजिस्टर्ड थी। यानी ये जो पूरी एक स्कैम है, इस पे जो हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेशन की है और ये डॉक्यूमेंट्स और बाकायदा क्रॉस चेक करके वेरीफाई करके हम ये सारी तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। फिर उसके बाद पनामा पेपर्स आए, उसमें ये बात मंजर आम पर आई कि मिस्टर जॉन जॉर्ज जो थे वो क्रैक मरीना सिंगापुर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। मुतासिरीन की जानिब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लिखे गए खत में यह दावा भी किया गया कि कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बैंकर था जो सिंगापुर से बाहर रिहाइश पजीर था और ऑफशोर कंपनियों की तश्कील और मनी लॉन्ड्रिंग का माहिर तस्वुर किया जाता था। इसी खत के मुताबिक आफ्ताब कुरैशी नामी शख्स के जरिए कुल 12 लाख से ज्यादा डॉलर्स की रकम पाकिस्तान से बाहर भिजवाई गई, जो कि सिंगापुर के शहरियों डॉक्टर शहजाद नसीम, रिचर्ड चार्ल्स कॉन्ट्री,
सैयद असगर अली शाह और अकबर अली शाकिर ने वसूल की। FIA की तहकीकात के मुताबिक सिंगापुर के शहरी डॉक्टर शहजाद नसीम ने बैंक के अमले के साथ मिलकर सिल बैंक में जाली बैंक अकाउंट क्रैक मरीना सिंगापुर के नाम से खुलवाया। क्रैक मरीना सिंगापुर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनी नहीं थी और पाकिस्तान के मौजूदा कवानीन जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक एक गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाने की मजाज ही नहीं थी, ना ही गैर मुल्की कंपनी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड थी। इसलिए पाकिस्तान में इनका बैंक अकाउंट खुलवाना ही गैर कानूनी था। यानी बैंक अकाउंट भी खोला और उसके जरिए फिर ये पैसे सिंगापुर भी पहुंच गए, लेकिन अलॉटीज को अभी तक अपार्टमेंट नहीं मिल पाए। फिर इसी में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो खत है उसके मुताबिक FIA की इंक्वायरी जो हुई उसमें क्रैक मरीना सिंगापुर PTE लिमिटेड के हासिल करदा फंड्स मुख्तलिफ अशखास को मुंतकिल किए जाते रहे, जिसमें नुदरत मंद खान, आयशा वारसी, मिस्टर सलमान मंद, डॉक्टर शाहिद नसीम और उमर शहजाद के नाम शामिल है। ना सिर्फ ये बल्कि ट्रांसफर की गई रकम जो थी वो क्रैक मरीना प्राइवेट लिमिटेड और क्रैक मरीना सिंगापुर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी शामिल नहीं थी। FIA का यह मानना है कि गैर कानूनी अकाउंट्स के जरिए पैसे के खुद बुर्द का एक निज़ाम मुबैना तौर पर चलाया गया और इस तहकीकात में मजीद ये इंकशाफ भी किए गए कि आफ्ताब कुरैशी ने $15 लाख की मजीद रकम MCB ज़ैबुन्निसा ब्रांच के एक अकाउंट में ट्रांसफर की, जिसके बाद रकम को कंपनी के ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। 2014 में DHA ने सिंगापुर के शहरी डॉक्टर नसीम शहजाद, क्रैक मरीना प्रोजेक्ट और दीगर कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए इल्जाम लगाया कि डॉक्टर नसीम शहजाद और साथियों ने अलॉटी से हासिल करदा 3 अरब से ज्यादा की रकम को पाकिस्तान से बाहर लॉन्डर किया, गैर कानूनी तौर पर भिजवाया और आखिरी मुआहदे के मुताबिक बिल्डर ने 3 मरहलों में ये फ्लैट्स बनाकर अलॉटीज के हवाले करने थे। ये यानी यहां भी अलॉटीज के साथ कमाल खेल खेला गया। कंपनी की जानिब से आयशा वारसी नामी खातून को क्रैक मरीना का CEO बनाया गया और नया स्टाफ रखकर क्रैक मरीना के बाकी मानदा अपार्टमेंट्स की फरोख्त का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया और जिन अलॉटीज ने 2003 में बुकिंग कराई थी, पैसे भी दे दिए थे, रकम भी जमा कराई दी थी, उन्हें नोटिस भिजवाए गए कि आप मजीद रकम जमा कराएं वरना तो आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी जाएगी और जो अपार्टमेंट्स बुक होने से रह गए थे उनकी कीमत कई गुना उसमें इजाफा करके फरोख्त का सिलसिला शुरू कर दिया गया। कुछ अरसे तक ये मामला चलता रहा और 1 जुलाई 2023 को क्रैक मरीना प्रोजेक्ट की CEO आयशा वारसी ने इस्तीफा दे दिया। खत में मौजूद तफसीलात के मुताबिक ये बात वाज़ेह है कि क्रैक मरीना प्रोजेक्ट के जरिए बहुत ही महारत के साथ जो पाकिस्तानी अवाम मुतासिरीन है उनके साथ फ्रॉड किया गया। क्रैक मरीना प्रोजेक्ट ने कमाल महारत से अपने असल मालिकान को छुपाया। आज की तारीख में किसी को यह नहीं मालूम कि असल फ्रॉड का सरगना कौन है। पनामा गेट्स के जरिए लीक्ड इंफॉर्मेशन से सिर्फ ये पता चलता है कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में इस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। ये केस आज भी FIA और दीगर इदारों के रिकॉर्ड पर मौजूद है, लेकिन केस की तफसीलात देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि ये केस किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएगा। क्रैक मरीना प्रोजेक्ट के मुतासिरीन को कब इंसाफ मिल सकेगा ये कहना मुश्किल है। इस हवाले से हमने जो मरकजी किरदार हैं इस पूरे मामले में डॉक्टर नसीम शहजाद जो कि सिंगापुर में हैं, उनसे हमने बजरिया फ़ोन और ईमेल राब्ता करके उन्हें शो में आने की दावत दी ताकि उन पर ये जो इल्ज़ामात लगे हैं उनके वो जवाबात दे सकें। हमारे प्रोग्राम में उठाए गए सवालात का जवाब वो खुद आकर दे सकें। अब से कुछ देर पहले उनकी ईमेल मौसूल मुझे हुई, मेरी ईमेल में का उन्होंने जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो फ़िलहाल मसरूफ़ हैं लेकिन बरोज़े हफ्ता वो हमें इंटरव्यू दे सकते हैं। हमने उन्हें दोबारा जवाब दिया कि चूंकि हफ्ते को हमारा शो नहीं होगा, अगले हफ्ते पीर ता जुमेरात जिस दिन वो शो में आना चाहें हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। हम ये कहते हैं कि फ़िलहाल हमने उनसे जो सवालात पूछने थे वो हम नाजरीन के सामने भी रख देते हैं और जब भी वो आए हमारे शो में हम उनके सामने यही सवालात रखेंगे कि शहजाद साहब आपके खिलाफ 2014 में DHA ने FIR दर्ज कराई थी कि आपने दीगर साथियों के साथ मिलकर अलॉटीज के 3 अरब रुपए से ज्यादा की जो रकम थी वो पाकिस्तान से बाहर लॉन्डर कर दी। फिर उसके बाद सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद आपकी कंपनी ने फ्लैट्स की तामीर का काम शुरू नहीं किया और अलॉटीज से शुरू किए गए वादे आपने पूरे नहीं किए। आपने DHA से मुआहदे में 3 मरतबा तरामीम की। आखिरी मुआहदे के मुताबिक आपको पहला हिस्सा जून 2022, दूसरा हिस्सा जून 2023
और तीसरा हिस्सा जून 2024 को मुकम्मल करके हैंड ओवर कर देना चाहिए था लॉटीज को, लेकिन इस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। आयशा वारसी को क्रैक मरीना का CEO बनाकर दोबारा से बुकिंग शुरू की गई। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी आपके हवाले कर दी थी, उन्हें लाटीज से मजीद रकूम का मुतालबा किया जा रहा है। फ्लैट्स की तामीर वक्त पर ना करना आपकी गलती थी, आपको हैंड ओवर करना चाहिए था। इसका खमियाजा लॉटीज को क्यों भुगतना पड़ रहा है? नाज़रीन, इस वक्त हम ब्रेक पर चलते हैं, उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट के तासीरीन हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनके करोड़ों रुपए जो कि 2003 में उन्होंने दे दिए थे वो बिल्कुल डूब चुके हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। क्रैक मरीना प्रोजेक्ट कराची की बात हो रही थी, ब्रेक से पहले हमने पूरी तफसीलात आपके सामने रख दी और जिन अलॉटीज जो कि मुतासिरीन हैं, जिन्होंने हमसे भी रब्ता किया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी एक बाकायदा ख़त लिखा जिसका नोटिस भी ले लिया गया है। इस वक्त हमारे पास उनमें से दो मौजूद हैं, दानिश गाजी एडवोकेट साहब हैं और नवीन मर्चेंट साहिबा हैं। दानिश गाजी साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। बाकी पूरी तफसीलात तो हमने व्यूअर्स के सामने रख दी हैं। इस वक्त प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, आपको यानी अलॉटीज को क्या बताया जा रहा है? क्योंकि 2003 से अब तो 2020 सालों में तो ये डिलीवर नहीं कर पाए। इस वक्त आपको क्या कहा जा रहा है कि कब तक, क्या मतलब व्हाट्स द स्टेटस, व्हाट आर दे टेलिंग यू? जी सर, ऐसा था कि 2019 के अंदर ये बताया गया था कि आपका जो कुछ अलॉटीज है, जो 3 टावर्स के अलॉटीज है, उनको डिलीवरी करी जाएगी अपने यूनिट्स की बाय जून ऑफ 2022। आज हम 2023 में बैठे हुए हैं। आई हैड द चांस विजिटिंग द साइट दिस मॉर्निंग। मैं गया था वहां पर। अभी भी सिर्फ एक बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, एक का आधा खड़ा हुआ है, एक का क्वार्टर खड़ा हुआ है। ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन है। बट जो उसके अंदर मेन चीज है वो ये है कि आज की तारीख पे अलॉटीज को बोला जा रहा है कि देखें, कॉस्ट एस्केलेशन हो चुकी है इसके अंदर और आपको मजीद एक्स्ट्रा स्पेस भी दे रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पर 3 से 4 करोड़, कुछ लोगों को 5 करोड़ रुपए और मजीद दे हमको आज की रेट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे केस के अंदर मुझे ऑफर किया गया है कि आप जो है आपने 70% तो दे दिया है और बकाया अमाउंट जो है आप 50,000 रुपये स्क्वायर फुट पे ले। वेराज मैंने जब खरीदा था, बुक किया था 2007 के अंदर, तो मैंने बुक किया था फॉर लगभग अराउंड 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट। तो आप समझे 10 टाइम्स मुझसे पैसे ज्यादा मांगे जा रहे हैं। मतलब इस जुर्म पे लेकिन इसमें इशू ये है कि पैसे ज्यादा मांगे जा रहे हैं लेकिन डिलीवर भी तो नहीं कर पाया ना। कहाँ देखें, एक प्रोजेक्ट जो था 2009 में डिलीवर होना था, वो होते होते वो 2023 भी आ गया लेकिन डिलीवर नहीं हो पा रहा। अब नवीन मर्चेंट साहिबा, आप हाउ डू यू फील अबाउट एवरीथिंग? आप भी मुतासरीन में शामिल हैं, पैसे तो डूबे ही हैं, लेकिन क्या आप मुतालबा क्या करेंगी? क्या हुकूमत वक्त से मुतालबा करेंगी, इंटीरियर मिनिस्टर से, कि अभी तक तो पता ही नहीं है कि इसका प्रोजेक्ट का हेड कहाँ है, कौन है, क्या नहीं है, कि आपके पैसे तो कम से कम रिकवर हो जाए ना, और या ये डिलीवर करवाएं प्रोजेक्ट? देखिए, ये जब 2005 में ये अनाउंस किया, तो ये इन्होंने अनाउंस जब किया तो कहा कि ये DHA इनके साथ पार्टनर है। अब DHA का जब नाम आया तो लोगों ने धड़ाधड़ बुकिंग शुरू कर दी। 2005 से लेकर के ये 2007 में इनको डिलीवर करना था। मेरे जैसे और दानिश जैसे लोगों ने 2007 में इसको बुक किया। हमें 2009 का कहा गया कि आपको ये हैंड ओवर किया जाएगा। ये करते 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 2015 में हम कुछ लोग जो हमारी कमेटी बनी थी, हम लोग सिंगापुर भी गए इनसे मिलने के लिए, डॉक्टर नसीम शहजाद। वहां पर एक MOU हमने साइन किया कि ये विद इन 2 years ये सब कुछ हो जाएगा, ये टर्म्स होंगे, ये कंडीशंस होंगे, सारी मान ली गई। उसको भी कई 1 साल हो गए। फिर 2009 का जिक्र अभी दानिश ने किया, वो हमने एक्चुअली वो एक अलग MOU बना। इसके ऊपर भी वो एस्केलेशन कुछ हमने कुछ हिसाब किताब करके लगाए कि भाई जिन्होंने 40% दिए होंगे तो उनके पर इतनी एस्केलेशन होगी, वो सारी बात मान ली गई। लेकिन एस्केलेशन की, जैसे आपने कहा ना कि वो बात एक तरफ रही, जो बात मेन है वो ये डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं, इनके पास पैसे नहीं है और ये सीढ़ी की तरह से है कि ये मतलब एस्केलेशन भाग रही, हम इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये कुछ बताएं तो सही ना, कुछ डिलीवर भी तो करें। अभी
फेज वाइज इन्होंने कहा कि अब हम फेज वाइज करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन, उसको भी कोई 7-8 साल हो गए जो उन्होंने कहा है। वो 3 जो टावर्स उनको फेज 1 में बनने थे वो कब के बन जाने थे, वो भी नहीं बना के दे रहे उनको, और बायर्स भी नहीं मिल रहे, न्यू बायर्स भी नहीं मिल रहे। अगर बुकिंग्स आती तो इनके पास पैसे आते, लेकिन ये पैसे थे भी इनके पास, वो कहाँ गए? अभी इनकी जो केसेस के ऊपर केसेस बन रहे, कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनके ऊपर केसेस किए, डीएचए ने पहले कितने केसेस किए, फिर आपके अलॉटीज ने हमने कितने केसेस किए। हैविंग सेड दैट, ये सारा इतना उलझ गया है मामला, ये सुलझाने की वो हैसियत नहीं रख रहे हैं। दानिश गाजी साहब, बहुत ही कम टाइम रह गया है, आप क्या, आपकी डिमांड क्या है, क्या है सोल्यूशन, वे फॉरवर्ड क्या है? Sir, as you know, I have approached the PAC, Public Account Committee. मेरा तो ख्वाहिश ये है कि जो डेवलपर हो और जो लोग इन्वॉल्व हो वो अकाउंटेबल हेल्ड किया जाए। नवीन मर्चेंट साहब, दानिश गाजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिद, काफी इन्वेस्टिगेशन करके, क्रॉस चेक करके, वेरीफाई करके सब कुछ आपके सामने रखा, फिर आपने मुतासिरीन को भी सुना, तो इस पर तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से सिर्फ यही कह सकते हैं कि ऐसे तो दर्जनों केसेस हैं, सिर्फ कराची में, लाहौर में भी इसी तरह हो रहा है, इवन के इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन कम से कम इसको एक टेस्ट केस तो बनाया जाए कि 22-23 सालों से लोगों ने, जिस तरह नवीन साहिबा ने कहा कि मर्चेंट साहिबा ने, कि अपनी जमा पूंजी लोगों ने इसमें लगा दी है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट हमने एक टेस्ट केस और मिसाल के तौर पर आपके सामने रखा, तो शहबाज शरीफ साहब को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। और सिंगापुर में जो शहजाद साहब बैठे हैं, जिस तरह हमने पहले कहा, वो जब भी शो में आना चाहें और लोगों के जवाब दें, अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते तो उनको पैसे दें, जो भी दें, लेकिन अब ये हुकूमत वक्त का काम है कि लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।